हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीआरसी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप जे या नीट एस्पिरेंट हैं तो आपको अपना पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। क्योंकि देखिए एमसीक्यू पेपर है और सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हैं वो यही होती है कि जैसे मान लीजिए 90 क्वेश्चन है और 180 मिनट का पेपर है, तो आप लोग ये अज्यूम करके डरने लग जाते हैं कि आपको तो एक क्वेश्चन के लिए 2 ही मिनट मिल रहे हैं। तो मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बात बोल देता हूँ कि 2 मिनट उस बच्चे को मिलते हैं जिसको पूरे 90 क्वेश्चन करने होते हैं, राइट। अब मैं जितना मानता हूँ कि मेजोरिटी जो होती है वो पूरे 90 क्वेश्चन तो करके नहीं आती। तो अगर आपको 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन करने हैं तो आपको 2 मिनट से काफी ज्यादा समय मिल रहा है। 60 क्वेश्चन करने तो 3 मिनट मिल रहे हैं, राइट। तो ये धारणा तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि भाई साहब 2 मिनट मिलते हैं। और इस धारणा के चक्कर में आप कई बार उन क्वेश्चंस को छोड़ के आ जाते हो जो कि लंबे होते हैं। आपको लगता है कि वो पेपर में नहीं आने वाले हैं, राइट, कि 3-4 मिनट लग रहे हैं, एग्जामिनर कैसे देगा। तो एग्जामिनर बेवकूफ नहीं होता। हम लोग भी जब पेपर बनाते हैं, मैं मैथ्स और फिजिक्स लेता हूँ, तो मैं जे या नीट का जब मैं अपना टेस्ट का पेपर देता हूँ, तो अगर मैं कोई ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें 4-5 मिनट लगने वाले हैं, तो मैं बैलेंस करने के लिए ताकि वो एवरेज 2 मिनट पर ही आ जाए, तो मैं ऐसा क्वेश्चन भी देता हूँ जो 30-40 सेकंड्स में हो जाता है। या फिर जो मैं तरीके बताने वाला हूँ उनसे वो सॉल्व किया जा सकता है। दैट इज, आपको क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना होता है। कई बार ऑप्शंस पुट करके चल जाता है, कई बार आपका जो गेस होता है वो काम कर जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा होते हैं और एग्जामिनर को देने पड़ते हैं ताकि जो वो लेंथी क्वेश्चन है जो एक्चुअल में 3-4 मिनट लेते हैं उनके टाइम को कॉम्पनसेट किया जा सके, राइट। उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। और ये वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि जब आप पेपर को अटेम्प्ट करें, तो कई दफा आपके साथ ऐसा होता होगा, अगर आपने टेस्ट दिए हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी कोचिंग पे, तो आप हर हफ्ते हर 2 हफ्ते में टेस्ट देते हैं, तो आपने हमेशा देखा हो कई बार आपके क्वेश्चन आपका पेपर आते हुए छूट जाता है। आप उस क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाते हो क्योंकि आप हड़बड़ा जाते हो, 2 क्वेश्चन नहीं आते। तो आपकी सबसे बड़ी गलती तो यही होती है कि पेपर स्टार्टिंग से शुरू करोगे, हार्ड हुआ, 4-5 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन नहीं आए, उल्टा चले जाओगे। फिर पेपर हार्ड लगता है तो बीच में चले जाओगे। तो आपको क्या लगता है, आइडिया आपको आता है, एग्जामिनर को भी पता होता है। मैं पेपर सेट करता हूँ तो मैं भी यही करता हूँ, स्टार्टिंग के 10, पीछे के 10 और बीच के क्वेश्चन हमेशा हार्ड रखता हूँ ताकि आप जहां से शुरू करोगे वहीं फंसोगे, राइट। तो आपको तरीके पता होना चाहिए कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या होता है पेपर सेट करते वक्त, और जो इजी क्वेश्चन है जो आप पहले कर सकते हो, जिनसे आपका इनिशियल कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो ये वीडियो एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप जेई नीट के एस्पिरेंट है। और मैं वीडियो के स्टार्टिंग में, हालांकि 2-3 मिनट हो गए इंट्रोडक्शन देते हुए, पर मैं स्टार्टिंग में बात क्लियर कर दूं कि अगर आप तुक्के मारने के लिए आए हैं, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बेसिकली पूरा सिलेबस पढ़ के जाते हैं, तैयारी करके जाते हैं, फिर भी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, क्योंकि उनको पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता है, या फिर जिन सवालों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है उनको भी अननेसेसरीली सॉल्व करते ताकि अपने आंसर को वापस वेरीफाई कर सकें, वो उस चक्कर में आते हुए क्वेश्चंस को जो कि उनको और स्कोर अच्छा दिला सकते हैं, वो पेपर पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए है। तो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, तुक्के मारने की सोच रहे हो, तो मैं तुक्के मारने का सीन नहीं बताने वाला हूँ। सच बोलूं तो एक पॉइंट है जिसमें मैं बताऊंगा कि तुक्के कहाँ मारने चाहिए और कहाँ आपका तुक्का लगने के चांसेस होते हैं, राइट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ही पॉइंट जो मेरे हिसाब से है, जो आपने किसी भी कोचिंग का तैयारी कर रहे हो आपको जरूर बताया गया होगा, वो है टिक, सर्किल और क्रॉस मेथड, राइट। मैं कोचिंग का नाम ले देता हूँ। मैंने अपनी जो 13th है, 1 साल का जो ड्रॉप था, वो मैंने करियर पॉइंट से दिया था, ठीक है। 11th मैंने बोर्ड की तैयारी करी थी, तो करियर पॉइंट में जाते ही पहले या दूसरे महीने में हमारा सेमिनार हुआ था। मैं फर्स्ट बैच में गया था। तो जैसे जैसे बैचेस बढ़ने लगे तो 2 या 3 महीने बाद उन लोगों ने एक सेमिनार लिया, हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर, राइट। हमें सबसे पहला ही मेथड ये सिखाया गया था, टिक, सर्किल, क्रॉस। तो मैं मानता हूँ कि बाकी कोचिंग्स में भी जो बड़े नेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ पर भी मेथड सिखाया जाता है, पर इसको लगाने का तरीका थोड़ा सा मॉडिफाई किया है मैंने और मैं उसको सिखाता हूँ। टिक, सर्किल, क्रॉस का मतलब क्या होता है, आप मान लीजिए आपके पेपर में 90 क्वेश्चन है, तो आपको बहुत लोगों ने कहा होगा कि पहले पेपर पढ़ना में तक पेपर पढ़ना चाहिए, पेपर पढ़ के देखो कौन सा आता है कौन सा नहीं आता। भाई इतना टाइम नहीं होता और ये मेथड वहीं जाके फेल हो जाता है। मेथड कहता क्या है कि मान लो आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, अब आपको क्वेश्चन पढ़ते इंस्टेंटली क्वेश्चन आ गया, आपको देखते समझ में आ गया उसमें क्या करना है, आंसर नहीं आया, आपको मेथड आ गया, आपने क्वेश्चन क्रैक कर दिया कि हाँ ये ऐसे ऐसे होगा और आंसर आ जाएगा। वो क्वेश्चन के ऊपर लगता है टिक, क्योंकि वो आपको देखते ही आ गया। सपोज अब आपने कोई दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, अभी आप पेपर पढ़ रहे हो, राइट, जो एक्चुअल मेथड है वो बता रहा हूँ। उसमें फिर आपने देखा कि यार ये क्वेश्चन जो है ये आ तो सकता है, समय लेगा, या 1-2 स्टेप आपको समझ में नहीं आ रही कि भाई यहाँ तक तो निकाल लूंगा। मान लो स्लोप मैंने निकाल ली लाइन की, अब उसके बाद उसको किसके इक्वल करना है, टेंजेंट की स्लोप क्या नॉर्मल की स्लोप, क्या करना है, आप वहां जाके अटक जाते हो। पर आपको लगता है कि टाइम दूंगा तो ये क्वेश्चन हो जाएगा लेंथी, उस पर लगता है सर्कल, यानी कि ये करना है पर बाद में। आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते आइडिया ही नहीं लग रहा कि कहाँ से क्रैक करूँ, कहाँ से एंटर करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, उस पर लग जाता है क्रॉस। तो टिक, सर्किल, क्रॉस मेथड क्या होगा, आपने पेपर पढ़ लिया, तो टिक, सर्किल, क्रॉस मेथड कहता है कि सबसे पहले जिन पे टिक लगा है उनको सॉल्व करो, वो जल्दी हो जाएंगे, फिर उसके बाद सर्किल वाले, फिर उसके बाद क्रॉस वाले। बट आप मतलब समझते हो कि कितना डिजास्टर्स हो सकता है। 180 मिनट में से मान लीजिए आपने फिजिक्स पहले अटेम्प्ट करी, मैं मेंस की बात कर लेता हूँ, नीट की कर लूँ, दोनों में कॉमन है इसलिए उठा रहा हूँ। तो फिजिक्स की बात करिए, आपने फिजिक्स उठाया, अब आप 30 क्वेश्चन मान लो पढ़ रहे हो, 25 क्वेश्चन जितने भी आते हैं,
उसको पढ़ने में आपने टाइम वेस्ट कर दिया, ये बेवकूफ़ी है। इसमें एक स्मार्ट वर्क करो, क्या करो कि आप पढ़ो क्वेश्चन को। मैं जो तरीका बताने वाला हूँ टिक सर्किल क्रॉस का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन उसकी बात करते हैं, वो ये है डिवाइड योर टाइम। इसी चीज़ को मैं आगे लेके चलता हूँ, मैं आगे समझाता हूँ सेकंड पॉइंट में। सबसे पहले क्या करो कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप पूरा पेपर नहीं करने वाले हो। तो ये जो मैंने बताया था ना फोबिया कि 90 क्वेश्चन, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 90 क्वेश्चन 180 मिनट, तो 2 मिनट पर क्वेश्चन, ऐसा नहीं। आपको 70.5 क्वेश्चन करने, तो आपको 3 मिनट बड़े आराम से मिल रहे हैं। तो पहले तो दिमाग में रखो, जल्दबाजी मत करो। दूसरी चीज, अपना जो भी टाइम है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करो। सपोज करो 3 घंटे का पेपर है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है। अब आपको इफेक्टिवली 1 घंटा मिल रहा है एक सब्जेक्ट के लिए, उस 1 घंटे को भी 3 पार्ट में डिवाइड करो। जो पहला डिवाइड होता है वो होता है 15 मिनट का, इसमें लगाना होता है टिक सर्किल क्रॉस। मेरा पॉइंट समझना कैसे लगाओगे। आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते ही अगर वो लगता है टिक की कैटेगरी में, तो वेट नहीं करना कि टिक लगाऊंगा बाद में, अरे हाथों हाथ सॉल्व करो उसको। सब वो टिक वाला क्यों है, फिर आते ही सॉल्व करो, टिक लगाओ, OMR भरो, आगे बढ़ो। अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो वैसे टिक कर दो, राइट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पढ़ा, नहीं आ रहा, सर्किल की कैटेगरी में आता है तो सर्किल लगा के आगे बढ़ो, उसको सॉल्व नहीं करना। पर जो टिक लगाने वाले क्वेश्चन है ना, उस मेथड को मॉडिफाई करने का यही तरीका, उनके लिए वेट नहीं करना कि हाँ इधर टिक वाले आके करूंगा, आ रहे हैं हाथों हाथ करो, आगे बढ़ो। आपको सेकंड जो राउंड है 15 मिनट के अंदर आपको यही काम करना है। सेकंड जो राउंड है वो आपका होगा 25 मिनट्स का। 25 मिनट्स में क्या करना है, जब आप पहले से 30 क्वेश्चन तक पहुंच जाने चाहिए 15 मिनट के अंदर, राइट। सेकेंड राउंड में आपको वापस आना है, फिर ये सर्किल वाले जो मेथड है इसके ऊपर जाना है। अब कई बार ऐसा भी होगा, मान लो टिक वाले 15 क्वेश्चन थे, आप 15 मिनट में 10 ही कर पाए, 5 क्वेश्चन रह गए, रहने दो। 15 मिनट में आपका टारगेट ये होना चाहिए कि पूरा पेपर एक बार आप रीड कर लो 30 क्वेश्चन। फिर आप सेकंड टाइम पे आओगे 25 मिनट्स के अंदर, तब आप जो बचे हुए टिक वाले क्वेश्चन हैं और जो सर्किल वाले क्वेश्चन है उस पर टाइम लगाओगे। उसके बाद अगर आपके सर्किल वाले क्वेश्चन फिर भी बचते हैं तो बाकी का टाइम उसको अलॉट करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन पे आप क्रॉस लगा चुके हो तो वैसे भी नहीं आ रहे, ठीक है। तो जो आते हुए क्वेश्चन है भाई, एक क्वेश्चन जो नहीं आता और एक क्वेश्चन जो 4 मिनट लगा के भी आ रहा है, वो नंबर तो देखे जा रहा है, ठीक है। तो उस पर जरूर फोकस आपको करना चाहिए। फिर अगर टाइम बचता है इनके करने के बाद, तो जो लास्ट के 20 मिनट्स बचे हैं उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको जो क्रॉस वाले क्वेश्चन है वो ट्राई करने, या फिर मेरी जो एक और स्ट्रेटेजी है जो मैं अगेन थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, उस सब्जेक्ट को छोड़ दो। बायो पे अगर आप PCM पे हो, फिजिक्स कर रहे हो तो केमिस्ट्री पे या बायो पे चले जाओ, 20 मिनट सेव करो। आपके 20 मिनट बच रहे हैं, ठीक है, वो आपने बैलेंस पर डाल दिए। फिर नेक्स्ट वाले के लिए वापस से 1 घंटा डिवाइड करो 3 पार्ट्स के अंदर। अब मान लो उसमें आपको कुछ क्वेश्चन आ गए सर्किल वाले ज्यादा, उसका 1 घंटा तो यूटिलाइज हो ही गया, तो 20 मिनट्स आपके पास स्पेयर पड़े हुए हैं, क्योंकि वो क्रॉस वाले क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं आने वाले थे। सेम चीज फिर अगर मान लो यहाँ से भी 10 मिनट बच जाते हैं, आपके क्रॉस वाले क्वेश्चन रहेगा, तो फिर बायो पे चले जाओ। तो तीनों सब्जेक्ट में घूम के जब आप आ जाओगे और लास्ट का आधा घंटा शेष रह जाएगा, तो फिर जो क्रॉस वाले क्वेश्चन है सिर्फ आपको वही करने, वो वैसे भी नहीं आ रहे थे, तो ये आधा घंटा आपका है। अब उन पर तुक्के लगाने हैं, क्या करना है ये आपके हाथ में है, ठीक है। तीसरी जो आपका सबसे बड़ा टिप है वो है आंसर द क्वेश्चन यू नो फर्स्ट, इवन इफ इट मीन्स आंसरिंग 30 क्वेश्चन आउट ऑफ 30, आंसरिंग 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 30। ये मैंने अपने बोर्ड में भी लगाया था, ये मेथड मैं फिजिक्स में गलती कर चुका हूँ। फिजिक्स में बोर्ड में मेरा पेपर आते हुए छूटा, मैंने गलती क्या करी, पेपर आगे से शुरू करा। आगे के क्वेश्चन 1-1, 2-2 नंबर के होते हैं, टाइम ज़्यादा होता है, तो जहाँ आपको 1-2 लाइन लिखनी चाहिए वहाँ भी आप आधा पेज भर के आते हो, राइट, क्योंकि आपके पास टाइम एम्पल होता है। तो लास्ट के मेरे क्वेश्चन छूट गए, अराउंड 80-90 नंबर का पेपर, 18 से 19 नंबर का पेपर मेरा आते हुए छूटा। फिर मैंने मैथ्स में वो गलती नहीं करी, मैथ्स के अंदर मेरे 95 मार्क्स आए। आपको बताऊं पहले राउंड के अंदर मैंने 28 मार्क्स का पेपर सॉल्व किया था बस, तीनों सेक्शंस में से। आप सोच सकते हैं मेरा कॉन्फिडेंस क्या रह गया होगा, लेकिन ये 28 जो मार्क्स के क्वेश्चन थे मैंने मात्र आधे घंटे में कर लिए। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस था। सेकंड राउंड में जब आया तो 72 तक मैं पहुंचा, फिर थर्ड राउंड के अंदर 95 का मेरा जो मेरे मार्क्स आए मैथ्स में वो थे। सेम चीज आपको पेपर में करनी होती, जो क्वेश्चन पहले आ रहे हैं। अब आपने कहा ना कि मान लो 30 क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते 3 ही क्वेश्चन ऐसे थे जिस पर टिक लगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो 3 क्वेश्चन 3 मिनट से कम में हो जाएंगे क्योंकि टिक लगा था। 27 क्वेश्चन तो बचे हैं ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आता हुआ क्वेश्चन कोई छूटेगा, तो वो मलाल मन में नहीं रहना चाहिए, रिग्रेट बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये जो आपकी टिप है इसको भी याद रखना है। अगली टिप की बात करते हैं अपन। अगला जो है डोंट रश एंड यूज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। सर व्हाट इज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन? मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपने किया, अब वो क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन लंबा जाएगा, तो आपने को ऑप्शन रख के देख लेते हैं। ऑप्शंस के अंदर क्या होता है, मान लो 4 ऑप्शन है, जनरली 4 ही आते हैं मेंस और नीट के अंदर। आपको क्या करना है, उसके अंदर आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन फॉलो करें। जो ऑप्शन नहीं हो सकता उसे क्रॉस करें। भाई आपको सही आंसर नहीं आ रहा, बट आपको ये समझ में आ रहा है कि यार ये ऑप्शन नहीं होगा, तो एलिमिनेट करते जाएं और तब तक एलिमिनेट करें जब तक कि सही आंसर तक आप न पहुंच जाएं। पहले चीज तो ये। मान लीजिए सर 2 सही आंसर आ रहे हैं तो क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगा, राइट। तो ये प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है, यानी कि गलत ऑप्शन को हटाते चलो जब तक कि आप सही नहीं पहुंच पाए। मान लो 4 में से 2 गलत ऑप्शन भी तुमने हटा दिए, आपका गैस कितना बढ़ जाएगा। मैंने बताया था ना, मैं एक पॉइंट बताऊंगा कि आपको गैस कहाँ करना है, यही करना होता है जब आपके पास 50-50 चांसेस हो। समझ में आया?
तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन अगर एक ऑप्शन को भी हटा पा रहा है तो अब आपको 3 में से सही करने हैं तो वो आप आसानी से कर सकते हो। सो दैट मीन्स प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। अगला एग्जाम्पल, ये जो सबसे मेरा फेवरेट है, मेक एन एडुकेटेड गैस बट ओनली व्हेन चांसेस आर 50-50। कितने भी ऑप्शन हो भाई, 3 ऑप्शन हो, 4 हो, 5 हो, एक तुम्हारा ये पल्ले गांठ बांध लो, बिल्कुल तुम्हारा रूल बना लो कि आपको टिक या फिर ये बताऊं गैस तभी लगाना है जब आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो। मान लीजिए 5 ऑप्शन थे, 1 2 3 4 5, आपने कहा कि सर आंसर इन तीनों में से कोई हो सकता है, भाई वहां गैस मत लगाओ। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं तो लगा सकते हो, नेगेटिव मार्किंग है तो मत लगाओ। किसी भी नेगेटिव मार्किंग में आपको गैस तभी लगाना है, लाइफ में रूल बना लो, जब आपको 2 ही ऑप्शन में डाउट हो कि भाई या तो ए होगा या सी आंसर होगा, तभी कंफर्म है इन दोनों में से तो 50-50 चांस है, तो आप नीचे गैस लगाओ। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में भी गैस लगा लो। जेई मेंस के अंदर सही सवाल के लिए 4 नंबर मिलते हैं, गलत के लिए -1 होता है, ठीक है। 10 में से तुम्हारे 2 भी सही निकल गए ना, 2, तो आप देखिए 8 नंबर मिलेंगे, और 8 गलत निकलते हैं तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस में रहोगे। और आप सोचो 2 की जगह 3 सही निकल जाते और 50-50 चांस है 2 तो सही निकलने हैं, ऐसा तो इतना खराब किस्मत तो हो नहीं सकती कि 10 के 10 ही गलत निकलेंगे, राइट। बट ये तभी लगाना है जब आप 50-50 में बिल्कुल आपको श्योर हो कि भाई यही 2 आंसर है, दैट इज मीन्स 50-50 चांसेस। तो ये रूल भी हमें कोचिंग में सिखाया गया था और ये काफ़ी ज़्यादा काम करता है। मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ के आता था, केमिस्ट्री से मतलब कतई चिढ़ है मेरे को, तो मैं उसके अंदर ये लगाता तो चल जाता था, क्योंकि क्लास में तो बैठता ही था तो मुझे पता है कि हाँ ये हो सकता है, पर वो कैसे होता है मुझे नहीं आता, राइट। ये IUPAC नॉमेनक्लेचर वगैरह ऐसे क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज़्यादा चलता है, आपको पूरा नॉमेनक्लेचर नहीं आता, बट आपको समझ में आ रहा है कि फ्लोरीन है, टेट्रा है, तो ये चीज़ तो लग रही, तो इन 2 में से आंसर होगा। कई बार आप पैटर्न देख के बता देते हो कि A, C, D और B, और 2 ऑप्शन है A, C, B और D। अब आपने कहा कि यार ये दोनों बिल्कुल सही बैठ रहे हैं, A और C समझ में आ गया, पर B और D का आंसर नहीं पता, तो दोनों में से टिक लगा लो, यहाँ तुक्का मार लो, चलेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। छठा जो पॉइंट है ये और इंपॉर्टेंट है, डीलिंग विद ऑल ऑफ द अबव नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव को कुछ नहीं कर सकते, 3 ऑप्शन अगर है, चौथा नन ऑफ द अबव, तो तीनों चेक करने पड़ते हैं, उसका कुछ नहीं कर पाओगे। ऑल ऑफ द अबव में आपका ऑप्शन हो सकता है, मान लो A, B, C, D 4 ऑप्शन है, अब आपको A और B दोनों सही आ गए, ऑल ऑफ द अबव आंसर है, C चेक नहीं करना होता। ये तभी चलेगा जब मल्टीपल सेलेक्ट आंसर, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन ना हो, सिंगल करेक्ट वाला हो, यानी कि 4 में से एक ही ऑप्शन सही हो सकता है। अब दोनों सही आ रहे हैं तो समझ जाओ ऑल ऑफ द अबव है, C चेक नहीं करना, तो इससे कोई ज़्यादा टाइम सेव नहीं होगा, बट हाँ एक ऑप्शन आपको कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बट इतना कुछ खास इसका फायदा मिलने नहीं वाला। ये अच्छा पॉइंट है। पे पर्टिकुलरली क्लोज अटेंशन टू द वर्ड्स नॉट, समटाइम्स, ऑलवेज एंड नेवर। मान लो अगर ये 4 शब्द क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो जरूर ध्यान देना है। नॉट का मतलब है तो समझ जाओ एक ऑप्शन भी अगर आपको एक्सेप्शन मिल गया तो फिर आपका आंसर आपको पता है क्या होगा। मान लीजिए जिसने बोला कि क्या ये रियल नंबर हमेशा नहीं होंगे, भाई अगर मान लो एक आंसर भी मिल गया तो आपने क्या कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा कर दी, नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। समटाइम्स बोला है तो मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऑलवेज बोला है तो अगेन इसके अंदर भी आपने एक अपवाद पैदा कर दिया, एक कॉन्ट्रडिक्शन लेके आ गए। वो बोल रहा है ना कि x ऑलवेज एन इंटीजर होगा, तो मैं दिख गया कि नहीं हो रहा, रियल नंबर भी हो सकता है, यानी कि डेसिमल भी हो सकता है, ठीक है। रियल नंबर का पार्ट होते हैं इंटीजर, कर दो ऑलवेज, तो आपको समझ में आ गया कि आंसर में ऑप्शन में क्या होने वाला है। नेवर आ गया, बट अगेन इसके भी अगेंस्ट आपको एक ऑप्शन में मिल गया, क्योंकि ऑलवेज और नेवर का मतलब समझ सकते हो हमेशा, ठीक है। तो आपने बोला ये हमेशा बड़ा ही होगा, सर एक भी छोटा मिल जाए, नन ऑफ द अबव आंसर हो गया। तो ये वर्ड जरूर ध्यान देना, कई बार जल्दबाजी में नॉट पढ़ना भूल जाते हो, ठीक है, तो फिर गलती हो जाती है। अगला जो पॉइंट है, चेक द डायमेंशन, ये मेरा फेवरेट है, ठीक है। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा चलता है, केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत चलेगा, मैथ्स में नहीं चलता ये, ठीक है। फिजिक्स में चलेगा सबसे ज़्यादा। मान लो आपसे लेंथ पूछी है, कई बार ऑप्शन में सीधा सीधा दे रखा होता है, मैंने बताया ना वो क्वेश्चन एग्जामिनर वो क्वेश्चन जरूर डालेगा जो आपके लंबे क्वेश्चंस को बैलेंस करे, वो इसी तरीके के क्वेश्चन में आपका काम करता है। और 30 में से कुछ 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो सॉल्व ही नहीं करने होते, ऑप्शन से हो जाते हैं। डायमेंशन चेक करा, मान लो एरिया निकालना था, अब पहले का जो आंसर है वो मीटर क्यूब में आ रहा है, दूसरा मान लो एम्पियर में चला गया, भाई सब किसी को पता, दूसरा केजी मीटर स्क्वायर, और तीसरा आ रहा है मीटर, चौथा आ रहा है मीटर स्क्वायर। बिना देखे सॉल्व करना होता है, भाई एरिया निकालना है तो आंसर तो मीटर स्क्वायर में आएगा, क्यों सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो डायमेंशन जरूर चेक करें। अगला पॉइंट, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन ट्राई कीपिंग ऑप्शंस। इसमें एक मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपसे पूछा है कि एक्स और वाई की क्या वैल्यू होगी, रख के देख लो ना भाई, पेयर ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए रख के देख लो। कई दफा ऐसा होगा 2 पेयर ऐसे होंगे जो वापस आपको सेटिस्फाई कर देंगे। अब मान लो टाइम है तो सॉल्व कर लो, नहीं है तो वही 50-50 गैस वाला ऑप्शन लगा सकते हो। दूसरी चीज, कई दफा ऑप्शन रखने में क्या होता है, ऑप्शन देख के आंसर कैसे निकलता है मैं बताता हूँ। मान लीजिए फिजिक्स में मैं खुद देता हूँ इस तरीके के क्वेश्चन, कहाँ पर काम आएगा, ध्यान देना। काइनेमेटिक्स का मान लो एक क्वेश्चन है, बस है और यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर प्रेजेंट टाइम पर।
दोनों रेस्ट पर हैं, बंदा बस चलना स्टार्ट होती है मान लो 1 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी से, उसी टाइम पे बंदा भागना शुरू करता है 2 मीटर पर सेकेंड, उसको लगता है बस निकल गई। इनिशियल डिस्टेंस 10 मीटर था, ठीक है। अभी तो कंफर्म है बंदे की स्पीड ज्यादा है, तो बस को आगे जाके कहीं ना कहीं मान लो इस पॉइंट पे पकड़ लेगा, पॉइंट है। अब वो आपसे पूछते हैं टाइम, कैलकुलेट द टाइम इन विच द बॉय विल कैच द बस। फिजिक्स का क्वेश्चन है, मैंने भी कई बार टेस्ट में दिया, बच्चे मतलब इतने डम हरकतें करते हैं, मतलब इसको सॉल्व करने बैठ जाते हैं। देख रहे हैं मैं ऑप्शन कैसे देता हूँ, तो सीधी सी बात है कुछ टाइम के बाद कैच कर लेगा, इसकी स्पीड ज़्यादा है। अब मेरा एक सवाल है कि भाई साहब उनमें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना था, 10 मीटर। तो ये तो सीधी सी बात है, जब ये बंदा चलना शुरू होगा, बस भी भगना शुरू हुई, तो इस 10 मीटर के तो कहीं बाद ही बस मिलेगी उसको, सीधी सी बात है, क्योंकि जब तक ये यहाँ तक पहुंचेगा बस आगे पहुंच चुकी होगी, पॉइंट है। इस 2 मीटर पर सेकेंड से इसको ये 10 मीटर कवर करने में 5 सेकेंड लग जाएंगे, क्यों, समझ में आ गया, क्लियर बात है। अब मान लो मैंने ऑप्शन में टाइम में ऑप्शन दिया है कि भाई टाइम निकालना है, और तीन ऑप्शन 5 या 5 से छोड़ने हैं, और एक ही ऑप्शन है जो 5 से ज़्यादा है, मान लो 7.4 है, मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो 7.4 है। तो भाई मतलब दिमाग लगाओ ना यार, जब 5 सेकंड, तो उसको ये बस नहीं चलती ना तभी उसको 5 सेकंड लग जाते हैं बस पकड़ने में, बस चल रही तो 5 सेकंड से ज़्यादा ही लगेंगे। एक ही ऑप्शन है जो 5 सेकंड से ज़्यादा है, सॉल्व करना है क्या, ये नहीं करना। प्रोजेक्टाइल में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, काइनेमेटिक्स में बनते हैं, सर्कुलर मोशन में बनते हैं, फ्रिक्शन में मैंने बनाया, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बना है, मैग्नेटिज्म में बनते हैं, फिजिक्स में तो मतलब इतने क्वेश्चन बना सकते हैं और आते हैं। 30 में से कुछ 3-4 क्वेश्चन मैथ्स में भी आपको मिलेंगे, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी, जो सॉल्व नहीं करने, डायमेंशन से हो जाएंगे, कई बार यूनिट से हो जाएंगे। आपको दिख रहा है इंटीजर है, एक इंटीजर दिख रहा है, बाकी 3 पॉइंट में आंसर आ रहे हैं। कई बार हो सकता है रिकरिंग, मान लो किसी के नीचे आंसर आ रहा है 40/3, अब आपको बताइए कितना आता है, 13.3333। कई बार मैथ्स में होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है लेकिन रिपीटिंग होता है, अब एक ही ऑप्शन है, आपको आंसर मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन मैं कई बार टेस्ट में देता हूँ, जब हम भी पेपर सेट करते हैं, तो आप देखें आपको जरूर मिलेंगे। तो ऑप्शन रख के हमेशा देखा करो, हर सवाल सॉल्व नहीं करना होता, यहाँ से टाइम निकाला करो लंबे सवालों के लिए, ठीक है। लास्ट, स्टडी हार्ड एंड ट्राई टू कवर ऑल प्रोफाइल्स अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर चैप्टर, ये लास्ट पॉइंट है मेरी तरफ से, ठीक है। क्या कहना चाहता हूँ इसके अंदर, भाई देखिए आप अल्टीमेटली पेपर तो सबको निकालना है, पढ़ाई पूरी करनी है। मैं इस पॉइंट के थ्रू कहना क्या चाहता हूँ, ये तो विश तो मैं कर ही रहा हूँ कि बिल्कुल आप जरूर मेहनत करिए, ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ के जाइए। मैंने इसमें एक वर्ड यूज़ करा है प्रोफाइल, ये जनरली ज़्यादातर टीचर्स नहीं बोलते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो बिल्कुल टॉप बैच वाले बच्चे होते हैं उनको बताए जाते हैं, मैं तो खैर सबको बताता हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ के अंदर, हर चैप्टर के अंदर प्रोफाइल होते हैं। जैसे इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के अंदर मान लीजिए 1/sin ax + cos bx, ये भी एक प्रोफाइल है सर। अब ये 3x हो जाए, 4x हो जाए, बट ये पूरा प्रोफाइल ही अगर तुम्हें याद है, तो मैंने सिखाते तुम्हारे ऑफिशियली एनसीईआरटी में है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से अपन करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोफाइल्स होती है ना, इंटीग्रेशन ऑफ sin cx + b, इंटीग्रेशन ऑफ cos cx + d, तो ये प्रोफाइल्स हैं। फ्रिक्शन के अंदर होती है कि भाई सब एक ब्लॉक चल रहा है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, कई बार ये पुली से कनेक्टेड होते हैं, तो ये प्रोफाइल्स होती हैं। तो आपको, आप कई बार कहते हो ना 100 क्वेश्चन एक टॉपिक के ऊपर लगा लो, जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप देखो, जब मान लो किसी चैप्टर के अंदर 20 प्रोफाइल्स हैं, राइट, तो मान लो फ्रिक्शन के अंदर 15 तरह की प्रोफाइल है, रोक पुली वाले क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, पुली गलत बना दिया मैंने, जैसे ये है रोप पुली वाले क्वेश्चन, यहाँ कई बार स्प्रिंग लगा देते हैं, ये भी क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट, तो स्प्रिंग कांस्टेंट पूछ लेते हैं, हर तरह के क्वेश्चन अवेलेबल है। कई बार अमलगमेटेड क्वेश्चन आते हैं, अमलगमेटेड मतलब एक चैप्टर के कंसेप्ट को दूसरे चैप्टर के साथ मिक्स करके, अभी क्या लगाया मैंने यहाँ पर, स्प्रिंग वाला मैंने लगा दिया पुली के साथ, अब हो सकता है मैं यहाँ पर फ्रिक्शन लगा दूँ या वॉल पे फ्रिक्शन लगा दूँ, ठीक है। अभी अगर नीचे जाएगा तो एमजी के साथ साथ फ्रिक्शन भी इसको रोकेगा, पॉइंट है। तो आप समझिए कि इस तरह के क्वेश्चंस, मान लो प्रोफाइल अवेलेबल है, तो आप देखिए प्रोफाइल्स कितनी है, एक प्रोफाइल के 2-2 3-3 क्वेश्चन लगा लो, तो आप पूरा चैप्टर कवर कर सकते हो, आपको 500-500 क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर लास्ट टाइम पे आप तैयारी कर रहे हो, तो पूरे साल भर जब तैयारी करते हो ये टिक करते हुए चला करो कि हाँ ये एक तरह का प्रोफाइल है, नए तरह का क्वेश्चन मिला, लिख लो, एक एक तरह के सारे क्वेश्चन लिख लो, चैप्टर रिकॉल कर जाते हैं। ये प्रोफाइल्स साल भर पढ़ने के लिए नहीं होती, ये आप साल भर पूरे महीने भर आप इकट्ठे करते चलते हो, और जब लास्ट में 1-1.5 महीना रह जाता है, जब आपके पास पूरी शीट्स डीबी में लगाने का टाइम नहीं होता है, तब ये प्रोफाइल्स देखनी होती है। दूसरी चीज़ जो मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा, ठीक है, वो ये है, हर कोचिंग अपनी हैंडबुक देती है, ठीक है, करियर पॉइंट हो, एलन हो, रेजोनेंस हो, बंसल हो, मोशन हो, बायजूस हो, आकाश हो, कोई भी हो, अनअकैडमी हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, सब अपनी हैंडबुक देते हैं, राइट। मैं करियर पॉइंट में था, मुझे भी मिली थी, और नहीं मिलती तो तलवंडी में आप जाके खरीद लो, कोटा के अंदर एक इलाका है तलवंडी, वहाँ पर सारी कोचिंग के नोट्स मिल जाते हैं। हैंडबुक तो वैसे अरिहंत वगैरह ये स्टैंडर्ड भी आती हैं,
कोचिंग वाले जो देते हैं वो पर्टिकुलरली मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, उनका सेंस निकलता है। तो हैंडबुक्स पढ़ने की आदत डालो। हर चैप्टर के बाद जो आपकी जो शीट्स में थ्योरी होती है ना, पूरी बिना न्यूमेरिकल के, बिना किसी चीज़ के पूरी थ्योरी हैंडबुक, इतनी सी हैंडबुक होती है, इतनी मोटी, इसके अंदर 11-12 के सारे चैप्टर्स होते हैं, सारी थ्योरी होती है, वो पढ़ने की आदत डालो, ठीक है। तो हैंडबुक बहुत काम आती है जब आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, जा रहे हो पेपर देने। कोई मोटी मोटी बुक कैरी मत करो, हैंडबुक रखो, फॉर्मूला दिमाग में रखो, क्योंकि अगर आप ये ऑप्शन जो मैंने बताए तरीके फॉलो करोगे और फॉर्मूला तुम्हें याद है, तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। कई बार पूरी थ्योरी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। और MCQ पेपर है तो मैंने अटेम्प्ट करने का तरीका बताया है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि सब्जेक्टिव में तरीका शायद नहीं चलेगा। सब्जेक्टिव में 2-3 इसके पॉइंट रेलिवेंट है कि अपना टाइम डिवाइड करो, और टिक सर्किल क्रॉस वहाँ भी चलता है, जैसा कि मैंने अपने बोर्ड में भी किया था। पहले राउंड में 2 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, 100 में से कर लो। वो 2 क्वेश्चन करने में तुम्हें 2 मिनट नहीं लगेंगे, और तुम 100 क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे, ठीक है। उसमें सर्किल और क्रॉस लगा दोगे तो तुम आधा काम तो कर ही चुके हो। फिर भी इस वीडियो में कोई बात ऐसी लगी हो जो तुम्हें लगता है कि मैंने एक्सप्लेन नहीं करी, मुझे करनी चाहिए थी, किसी मेथड में डाउट रह गया हो, तुम्हारा कोई सजेशन हो, कोई क्रिटिसिज्म हो की, तो ज़रूर आप कमेंट करें, ठीक है। सही टोन में करोगे तो रिप्लाई करूँगा, नहीं करोगे तो फिर मुझे तरीके और आते हैं, ठीक है। हर तरह के स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं, तो हमारा भी अपना एक्सपीरियंस होता है, राइट। और मैं पेपर जब तुम्हारे चेक करता हूँ, क्योंकि देखो मेरी इतनी बड़ी कोचिंग नहीं है, तो मैं तो OMR हाथ से चेक करता हूँ, ठीक है। तो OMR जब मैं देखता हूँ तो मुझे भी कई बार लगता है कि यार मतलब तुक्के भी तुम पता नहीं क्या सोच के लगाते हो। लगाओ, मैं मना नहीं कर रहा, 50-50 है, ज़रूर लगाओ। तुम्हें कोई क्वेश्चन आता है, मैं कई बार जब टेस्ट लेता हूँ तो आगे होकर बैठ के देखता हूँ बेंच के ऊपर के बच्चे क्या कर रहे हैं, तो जो मेरे को दिख रहा होता है, मेरे को तो पता है पेपर मैंने सेट करा है कि भाई क्वेश्चन नंबर 3 था, ये सॉल्व नहीं करना था, ऑप्शन देखिए काम चल रहा है। मैं क्लास में ही बताता हूँ ये बात। वो बस वाला एग्जाम्पल कई बार मैंने दिया है, बच्चे फिर भी सॉल्व कर रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं कि सर ये 4 मिनट लग रहे थे इस क्वेश्चन में, तो मैंने बदले में 3 क्वेश्चन ऐसे दिए ना जो 30 सेकंड में हो रहे, वहाँ से निकालो 1.5 मिनट, यहाँ लगाओ, तुम अपने आप फायदे में रहोगे। बट अपन से ही काम नहीं होता, तो देखो यार तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम अगर नहीं सीख रहे हो, कोई और सीख रहा है इन चीज़ों को। और देखिए, जो तुम्हें आता है वो सबको आता है, और जो तुम्हें नहीं आता वो सब लोगों को हार्ड लगता है, पॉइंट है। तो जो तुम्हें आता है वो तो सब करियर, वो तो करके ही जाना है, वो तो मैंडेटरी है। पर जो तुम्हें हार्ड लग रहा है, ये मान के चलो वो बाकियों को भी हार्ड लगेगा, तो उसमें से तुम 2 क्वेश्चन भी कर जाते हो, तो वो तुम्हारी रैंक को इंप्रूव करते हैं। सिलेक्शन तो हो गया इससे, मैंडेटरी वाले से सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। ऑल इंडिया टॉपर निकल जाती है 80-85% के ऊपर। अब तो खैर रैंक काफ़ी ऊपर तक जा रही है, हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था, राइट। तो मेरा कहना है कि 50-60% पे JEE एडवांस में आराम से IIT मिल जाती है। 50% बोर्ड नहीं है, 90% लाना है, और 70-75% अगर एडवांस में तुम ले आते हो तो अच्छी IIT मिल जाती है। तो यही पॉइंट है। सेम गोज फॉर नीट, ठीक है। मैंने इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस की बात नहीं करी, उनमें ये ट्रिक नहीं लगी, मत लगाना। मल्टीपल सेलेक्ट में लगाओ तुम बहुत बड़े गधे हो भाई साहब। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर तुमने पढ़ा है तो 4 ऑप्शन के 15 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, है ना। 4C1 मान लो एक सही है, 4C2, 4C3, ऐसे करते करते कॉम्बिनेशन बनाओगे, 4C4, चारों सही है, तो मल्टीपल सेलेक्ट में टोटल मिला के 15 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो वहाँ तो तुक्का लगाना सुसाइड करने के बराबर, वहाँ करना भी मत, नेगेटिव मार्किंग भी ज़्यादा होती जाता, मुझे याद है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। कोई और डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।